साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर तो हमारा यही रहेगा, वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो संरचना है पहले उसके बारे में जानेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप तभी वीडियो देख रहे हैं जब आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपने जो फॉर्म अभी आया है यूपीपीएससी आरओ एआरओ, ये ज़रूर डाला होगा। तो चलिए, अगर डाला है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और चैनल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान, हालांकि ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिलहाल हमारा विश्व का भूगोल चल रहा है। प्रश्न का जो नेचर है वो आरओ एआरओ से रिलेटेड ही है। फिलहाल हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, बाकी बात करेंगे बाद में। चलिए, वायुमंडल की संरचना। तो आज हम संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, चलिए बताइए क्या है। तो यह है जल वाष्प। अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो साथियों, नाइट्रोजन। आपको पता होगा नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है, 78%। ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कितना है, लगभग 21%। बाकी जो बचा है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी जितनी भी गैसें हैं वो सारी गैसें आ जाती हैं। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो ये आपकी आर्गन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो ये पृथ्वी के विकिरण द्वारा, ठीक है। विकिरण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल, एक सेकेंड, हाँ चलिए, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम क्या है। तो देखिए, तो बढ़ती मात्रा का क्रम, तो इसका मतलब क्या है कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो अभी आपको बताया गया था, इसका कितना है 78, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना। इसके बाद आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। यानी अब इनका बढ़ता हुआ क्रम देखना, तो सबसे कम ओजोन हो जाएगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बढ़ता हुआ क्रम है। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न इसमें है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो सबसे पहले आप इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो ये ओजोन। अगला है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 78% है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, इसके बाद आएगा समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आपका अयन मंडल। समझ रहे होंगे ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद अयन मंडल, एक और होता है वैर मंडल, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। अगला है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्यों। तो क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। अगला है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसे
मध्य सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है क्षोभ मंडल में। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। अगला है, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, मेघ गर्जन तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो ये समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये भी समताप मंडल में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में जो है हमारी मदद करती है। अगला है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो ये होता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है। अगला है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। अगला है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो ये तूफानी मौसम का सूचक होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब सागर तल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ये है 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। इसके बाद है, कोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है। अगला है, कोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। तो ये निम्न दाब एवं शांत पवन, ये इसकी होती है विशेषता। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, इसमें कहा गया है, शांत पेटी किस रेखा से शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। चलिए, तो इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। देखिए प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए वही बात मैं कर रहा था ना, यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया प्रश्न, और यूपी PCS प्री 1993। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में फिलहाल। चलिए देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, ओजोन परत अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। आप लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, चलिए बताइए। तो ये आपकी समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए ये बताइए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? चलिए बताइए। रेडियो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर। इनके अंग्रेजी में भी आपको नाम याद करने होंगे। ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में नाम दिए रहते हैं और हम लोग हिंदी में याद किए होते हैं, तो ध्यान भी नहीं रहता। तो क्षोभ मंडल को क्या है? ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल आपको स्ट्रेटोस्फीयर, और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? चलिए बताइए। संचार मंडल,
संचार गृह की बात हो रही है, संचार उपग्रह आपके किस स्तर में अवस्थित होते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं, क्या हो सकता है, आयन मंडल। चलिए क्या हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा बहिर्मंडल। साथियों याद रखना, संचार उपग्रह की बात हो रही है, तो ये बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न होते हैं यहाँ पे समाप्त। यानी कि एक टॉपिक हमारा जो कौन सा था, वायुमंडल की संरचना, ठीक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में की। अब अगले टॉपिक में हम लोग पवनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पवनों के बारे में अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।